लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली में ही शिकायत दर्ज हो गई है, जिसको लेके तमाम तरह के लोग भी अपने अपने बयान दे। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। कैसे देख रहे हैं सर? अब तो शिकायत भी दर्ज हो गई। उनको तो पूरे स्टार की कैंपेन की जो लिस्ट है बीजेपी की, उससे बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, जो सीपीसी की रूलिंग है। इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशंस का जो आर्टिकल्स है, उन सबका कंप्लीट तरीके से वायलेशन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इसमें जो सीआरपीसी की कोड ऑफ कंडक्ट का वो जो रूल है, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति चुनावी दौरान पर किसी भी स्लोगन्स का यूज करता है, धार्मिक स्लोगन्स का यूज करता है, इसके साथ में किसी भी जाति विशेष और कास्ट को फोकस करता है, तो वह कहीं ना कहीं भारत देश के सेकुलर पद को, जो सेकुलरिज्म वर्ड हमारे भारत देश की डेमोक्रेसी में यूज है, उसको कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। इसलिए उसकी सदस्यता को 3 साल तक के लिए या उसको जो है तो कई सालों तक के लिए बैन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 इसका है। इसी का सब पॉइंट नंबर 2 है, ऐसे व्यक्ति को स्टार प्रचारक की लिस्ट से तत्काल बैन कर देना चाहिए, जो कि अभी तक इलेक्शन कमीशन अमुक दर्शक होकर के पूरे भारत देश की जनता के सामने दिखा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना कमज़ोर हो चुका है, कितना बेबस हो चुका है। इसी का सब पॉइंट नंबर 3, आप पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का आप ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 123 का ए, 123 का बी एंड 123 का सी, इन तीनों सेक्शंस में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति सेकुलर तरीके से ही चुनाव को उसमें स्टार प्रचारक बन सकता है। कोई भी पार्टी सेकुलर तरीके से इन चीज़ों को बोल सकती है, क्योंकि भारत देश एक सेकुलर कंट्री है। इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ही सेकुलर पर डिपेंड है। यह इसके साथ में आप लोग देखेंगे कि भारत देश के प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फिर इसके बाद पंडित जो और भी हमारे भारत देश के अगले प्रधानमंत्री बने, उन सारे लोगों ने स्पष्ट तरीके से यह बोला था कि भारत देश एक सेकुलर कंट्री है, और यदि हम किसी धर्म की बात करके चलेंगे तो भारत देश में सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सारे अपने अपने रेशियो के साथ में रहते हैं। तो उनका धर्म हिट करना हमारी यह मतलब नैतिकता के आधार पर नहीं अलाउ करता। इसलिए मोरल्स वैल्यूज़ एक वर्ड आया, जो कि अभी करंट में बीजेपी और उसके साथ में जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, मतलब जो भी उनके स्टार प्रचारक हैं, वो नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में इसका पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का 125 सेक्शंस है, वो यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस तरीके से चुनाव प्रचार करता है तो उसको कंप्लीट तरीके से बैन कर देना चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन अभी कुछ भी ऐसा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी वो ऐसा सोच रहा है जैसे भारत देश के हम प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। वह यह भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वह भारत देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ना होकर के वह किसी गवर्नमेंट का पार्ट है, या किसी पार्टी को सपोर्ट करने की हेल्प के कहीं पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो कई सारे नेसेसिटी से प्रोविजंस भी किए गए कुछ जजमेंट के साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बड़े रिलायंस जजमेंट्स उन्होंने पास किया। ये एक पहला जजमेंट था रमेश यशवंत प्रभाकर वर्सेस था प्रभाकर आब्द कसीनथ। इस जजमेंट में उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला कि नो कैंडिडेट्स एट द इलेक्शंस गेट वोट ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन्स एंड कास्ट। स्पष्ट तरीके से बोला है, ओनली बिकॉज ऑफ हिज द रिलीजन्स एंड नो कैंडिडेट्स इज डिनाइड एनी वोट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द हिज रिलीजन से। कोई भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर यह कह कर के वोट देना कि आप इस जाति के हैं, आप इस धर्म के हैं, इसलिए आप मुझे वोट दीजिए, तो यह मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का कंप्लीट वायलेशन है। इसी के साथ में इन्होंने यह भी बोला कि इसके साथ में 123 भी कंप्लीट तरीके से लागू हो जाता है, जिसमें यह स्पष्ट तरीके से लक्षित होता है कि इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इन द सेकुलर पॉलिटिक्स। इसके साथ में उन्होंने बोला कि आर्टिकल 19(2) इसी जजमेंट में यह भी बोला गया कि 19 जो है आर्टिकल 19(2) का भी इसमें कंप्लीट तरीके से वायलेशन है, जिसका मतलब यह होता है कि आपको वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का यह कंप्लीट तरीके से वायलेशन है। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया, कई हैं पर ये रिलायंस जजमेंट है काफ़ी। उन्होंने बोला अभिराम सिंह वर्सेस में CD मॉडरेशन में उन्होंने बोला कि देखिए, हेल्ड ऑफ द रिफ्रेम्स ऑफ द सीकिंग ऑन द आस्किंग वोट्स इन द नेम ऑफ द रिलीजन्स इज द करप्शन ऑफ द प्रैक्टिस। यानी ये करप्शन प्रैक्टिस आता है, करप्ट प्रैक्टिस में आता है। तो ये जो करप्ट प्रैक्टिस आ रही, करप्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या वर्ड हो गया कि यदि आप रिलीजन्स के बेस में बात करते हैं, आप धर्म के आधार पर वोट बात मांगते हैं, तो आपको इस तरीके से इलेक्शन इज़ द सेकुलर एक्सरसाइज, क्योंकि जो इलेक्शन है वो हमारा सेकुलर एक्सरसाइज है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो इसके साथ में पीस एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑफ द पीरियड, यह पार्टीज़ की जो भी जवाब स्टार कैंपेनर है, जो पार्टी लड़ रही है, उसको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पीस
इस तरीके से पूरा चुनाव कंडक्ट हो, तो वो इस तरीके के शब्दों का यूज नहीं कर सकती। ऐसी पार्टियों के ऊपर इन्होंने कई सारे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्शंस किया कि उनके ऊपर बैन भी किया जा सकता है। ऐसी पार्टियों को स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाया भी जाना चाहिए। इसी के साथ में जो व्यक्ति इस तरह का कैंपेन करता है उसको पूरे मतलब चुनाव से बाहर करके उसको 3 साल की जो मैक्सिमम कन्विक्शन है उसमें भी उसको करना चाहिए। ये हम आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अमुक दर्शक होकर के पूरे भारत देश का या डेमोक्रेसी का, विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का जिस तरीके से षड्यंत्रात्मक तरीके से पूरे देश का अमुख होकर के कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और उन पर कोई भी एक्शंस नहीं ले रहा है, तो जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है वहीं कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, इसी के साथ में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन है, इसी के साथ में सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग है उसका भी कंप्लीट तरीके से इन्होंने नेगोशिएट करके वायलेशन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता लागू होने के बाद 12 जून 1975 में इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी। उन पे आरोप ये था कि उन्होंने राज्य की मशीनरी का उपयोग किया है। अब वही सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने है कि जब आचार संहिता लागू हो गई है तो उन्होंने राज्य की मशीनरी, मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के एक शहर में उन्होंने रैली करने के दौरान एयरफोर्स की वायुयान को उन्होंने उपयोग किया था। तो क्या वही मामला है कि क्या जो जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई थी, क्या नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता रद्द हो सकती है? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। क्या उस समय पर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो वही था, आज भी वही है, ऐसा थोड़ी नहीं कुछ बदल गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 1975 में इंदिरा जी के टाइम पर उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया। इसके आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको बाहर कर दिया। आज करंट में प्रधानमंत्री के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब आपको पता है कि हैदराबाद में जो आपने जगह बताई है उसने वायुसेना का आंध्र प्रदेश में, तो वो जो उन्होंने वायुसेना का जो विमान यूज किया वो कि चुनाव के दौरान पर यूज किया, चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए यूज किया, किससे परमिशन लिया था? वायुसेना का अध्यक्ष जो है वो क्यों दे दिया, किस आधार पर दे दिया है, आप खुद बताइए ना। इस समय पर भारत देश में न तो कोई प्रधानमंत्री है, न इस समय पर भारत देश में कोई वो है। इसको यह भी देखने की आवश्यकता है कि प्रत्येक कैंडिडेट इस समय पर सब बराबर हैं, इसीलिए तो चुनाव हो रहा है, नहीं तो फिर चुनाव क्यों करते? आप एक प्रधानमंत्री का चुनाव करते आप। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री हो या कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, XYZ सो एंड सो, ऐसी यदि कुछ भी करता है तो उसके ऊपर एलिगेशंस कि जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है उसके साथ में उसको स्टार प्रचारक से बाहर करना चाहिए। उसी के साथ साल की सजा का प्रावधान है सर? इसमें मैक्सिमम 3 इयर्स का कन्विक्शन है जो व्यक्ति, और ऐसी पार्टी को बैन करने का प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति जो इस तरह से हेट स्पीच करते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास पूरा पावर है कि ऐसे व्यक्ति को परमानेंट चुनाव से लड़ने से उसको वंचित भी कर सकती है। मतलब मोदी जी की सदस्यता मोदी के साथ में भारत देश का कोई भी व्यक्ति करे जो इलेक्शन का वायलेशन कर रहा है, हर किसी पर ये लागू होता है। मोदी जी कोई बड़ी चीज़ नहीं, इस समय पर वो एक कैंडिडेट है और भारत देश में वो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि हर सारे MPs MLAs का चुनाव के दौरान पर कंटेस्टिंग कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, वो भी उसी दायरे पर आते हैं।